यह पवित्र भूमि के ऐतिहासिक भूगोल का दूसरा पाठ है और आज हम यह दिखाना चाहते हैं कि इज़राइल महाद्वीपों के बीच एक पुल कैसे है। यह इज़राइल है। यह लगभग 350 मील लंबा और लगभग 60 मील चौड़ा है। यह नीचे की तुलना में शीर्ष पर संकरा है, लेकिन इज़राइल यहाँ मिस्र जो अफ्रीका महाद्वीप में है और मेसोपोटामिया जो एशिया महाद्वीप में है के बीच स्थित है। यूरोप वास्तव में पश्चिम में है, भूमध्य सागर के पार। आप देखेंगे कि इन बड़े क्षेत्रों में जहाँ हमारे पास मेसोपोटामिया और असीरिया हैं, वहाँ दो नदियाँ हैं। टिग्रिस नदी यहाँ देश के लगभग पश्चिम से शुरू होती है और ये थोड़ा उत्तर की ओर बहती है, फिर मुड़कर दक्षिण पूर्व की ओर खाड़ी की ओर जाती है और यूफ्रेट्स नदी थोड़ा लगभग उसी स्थान से शुरू होती है, लेकिन यह दक्षिण की ओर बहती है और फिर एक बड़ा मोड़ लेती है और दक्षिण पूर्व में आती है और खाड़ी में प्रवेश करने से ठीक पहले टाइग्रिस नदी में मिल जाती है। ये दोनों नदियाँ भूमि की कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे सिंचाई होती है। यह पूरा क्षेत्र टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी द्वारा सिंचित है। वे परिवहन भी हैं। एक व्यक्ति नदी का उपयोग करके पूरे देश की यात्रा कर सकता है। दक्षिण और पश्चिम में मिस्र देश है, यह महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि नील नदी मिस्र की भूमि से होकर बहती है। यह यहाँ के दक्षिण से अफ्रीका के मध्य से आती है और फिर यह इस घुमावदार तरीके से धीरे धीरे बहता रहता है जब तक कि यह इस बिंदु पर नहीं आ जाता। यह सब उच्च मिस्र माना जाता है क्योंकि यह ऊंचाई पर है। और यहाँ डेल्टा के इस क्षेत्र को निचला मिस्र कहा जाता है। नील नदी हर साल बाढ़ लाती थी और नदी के पास के क्षेत्र को सींचती थी और इसने तब फसलों के लिए महत्वपूर्ण आधार बनाया। यह बाढ़ आ जाती और फिर वे दोबारा बीज बोते और अपनी फसलें लगाते। इसका उपयोग परिवहन के लिए भी किया जाता था। तो ये दोनों क्षेत्र जिन्हें नदी घाटियाँ कहा जाता है, ऐसे प्रकार हैं जिनका उपयोग कृषि और परिवहन दोनों के लिए किया जाता है। अब हम इज़राइल पवित्र भूमि पर करीब से नज़र डालना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि यह इन दो बड़े क्षेत्रों से कैसे भिन्न है। अब मैं इज़राइल या पवित्र भूमि पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि हम यहाँ जो नक्शा उपयोग कर रहे हैं वह पूर्व उन्मुख है। दूसरे शब्दों में पूर्व ऊपर की ओर है। जिस नक्शे का मैं मेसोपोटामिया और मिस्र के लिए उपयोग कर रहा था वह उत्तर उन्मुख है। इसलिए आपको अपनी सोच में थोड़ा बदलाव करना होगा कि बाइबल में पुराने नियम में सभी दिशाएं पूर्व दिशा के साथ दी गई हैं, जिस दिशा में व्यक्ति का मुख है। अब इज़राइल की धरती अलग है मेसोपोटामिया और मिस्र की भूमि से। उत्पत्ति की पुस्तक में जहाँ ईश्वर ने इब्राहिम से वादा किया है कि वह उसे भूमि देगा, वह कहता है, उस दिन प्रभु ने अब्राम के साथ एक वाचा बांधी और कहा, मैं तुम्हारे वंशजों को मिस्र की नदी से लेकर महान तक की यह भूमि देता हूँ। नदी फरात, केनियों, केनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रफाइमों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों की भूमि। अब केनी और केनिजी बाद में इज़राइल में शामिल हो गए। वे मूसा के ससुर के परिवार से थे। हित्ती और अमोरी बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में जाने जाते हैं। कनानी एक गलत नाम है। यह किसी एक विशेष समूह या किसी एक विशेष स्थान को संदर्भित नहीं करता है। यह एक समावेशी शीर्षक नहीं है। गिरगाशियों, रेफाइयों, परिज्जियों और यबूसियों के बारे में अभी भी जानकारी नहीं है।
व्यवस्था विवरण 11:24 में मूसा हमें बताते हैं 24 मूसा हमें बताते हैं, हर वह स्थान जहां आप अपने पैर रखेंगे वह आपका होगा, रेगिस्तान से लेकर लेबनान तक और यूफ्रेट्स नदी से लेकर पश्चिमी सागर तक। अब निश्चित रूप से जब वे मिस्र की नदी की बात करते हैं तो वे यहाँ दक्षिण पश्चिम की ओर की बात कर रहे हैं, और फिर जब वे लेबनान की बात कर रहे होते हैं तो ये इसके उत्तर में होगा। और यह सारा क्षेत्र इज़राइल को दिया गया है। यह भी सुलेमान का प्रभाव क्षेत्र है। सुलेमान ने मिस्र की नदी से जो दक्षिण पश्चिम में है लेकर यूफ्रेट्स नदी तक जो सैकड़ों मील उत्तर और पूर्व में है, इस क्षेत्र पर शासन किया। फ़ारसी काल में जब इज़राइल के लोग बंदी गृह से वापस आते हैं तो फ़ारसी शासन कर रहे होते हैं और फ़ारसियों के पास एक क्षेत्र होता है जिसे वे नदी के पार का प्रांत कहते हैं। यूफ्रेट्स नदी के पश्चिम में जो कुछ भी है उसे एक ही प्रांत माना जाता है और इज़राइल उसी प्रांत में है। अब इज़राइल को सुविधाजनक रूप से 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले तटीय मैदान है और फिर केंद्रीय पर्वत, जॉर्डन रिफ्ट घाटी और ट्रांस जॉर्डन पठार है। सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देंगे कि तटीय क्षेत्र का पश्चिमी हिस्सा ज़्यादातर रेत से ढका हुआ है। आप इसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ तट के किनारे कई रेत के टीले हैं, और ये बात आज भी सच है कि यहाँ कई रेत के टीले हैं ताकि यात्रा आमतौर पर तट से कई मील पूर्व की ओर हो। यह 3 या 4 मील या उससे भी अधिक हो सकता है। इन्हें कौरकार कहा जाता है और ये कठोर बलुआ पत्थर से बने हैं। ये इतना कठोर है कि पानी उनमें नहीं घुस पाता और इस प्रकार बहुत सारा पानी पीछे खड़ा हो जाएगा। यह एक दलदल की तरह होगा, इसलिए आपको तटीय क्षेत्र से तुरंत बचना होगा। लेकिन यह पहला क्षेत्र है तटीय मैदान, और इसमें शेरोन मैदान शामिल है जो इस क्षेत्र में यहाँ है। और आपने देखा कि वहाँ फिर से रेत के टीले एक समस्या हैं। एक नदी है किशोन नदी जो भूमध्य सागर तक बहती है, और यह वास्तव में परिवहन या सिंचाई के साधन के रूप में कार्य नहीं करती है क्योंकि ये बहुत छोटी और अपनी गतिविधि में सीमित है। शेरोन मैदान के इस क्षेत्र में, जिसमें इस प्रकार की मिट्टी है, फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं था। अब हालांकि उनके पास जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनके कारण वे इसे सिंचित कर सकते हैं और इसे उर्वरित कर सकते हैं। यह खट्टे फलों की खेती के लिए सबसे अच्छी जगह है। अब चलिए शेरोन के मैदान से केंद्रीय पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं, और हमारे पास सबसे पहले उत्तर में लेबनान है जहाँ देवदार के पेड़ हैं, लेकिन वह उत्तर में है। पवित्र भूमि की ओर बढ़ते हुए हमारे पास गलील है जो इस पूरे क्षेत्र को बनाता है, लेकिन यह 2 भागों में विभाजित है। आप देख सकते हैं एक विभाजन है। उत्तरी गलील ऊंचा है, लगभग 300-500 फीट की ऊंचाई पर, और यह एक पठार की तरह है। निचली गलील कम से कम 1000 फीट नीचे है, और आपके पास ये लकीरें हैं जो हाथ की उंगलियों की तरह दिखती हैं, और गलील में यात्रा करना आसान है। फिर आपके पास यिज्रेल घाटी है, और यह संपूर्ण पवित्र भूमि में प्रमुख कृषि भूमि थी। यहाँ आपके पास पहाड़ों से धुली हुई मिट्टी है, और यह सिनामेनियन है। और सिनामेनियन एक बहुत ही महीन लाल मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है और अत्यधिक उपजाऊ होता है। इस प्रकार यिज्रेल घाटी ने सबसे अच्छी कृषि भूमि बनाई। और फिर हमारे पास कार्मेल पर्वत है जो गलील और सामरिया के बीच विभाजन करता है। अब यिज्रेल घाटी में आपके पास प्रमुख शहर हैं।
यहाँ मेगिदो और तानाच हैं, और बेथहोगन और इब्लियम, ये सभी कार्मेल रेंज से होकर गुजरने वाले मार्गों पर स्थित हैं। फिर हम सामरिया पर आते हैं, और सामरिया में शेखेम है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, और तिर्जा और सामरिया। अब सामरिया का विकास थोड़ी देर बाद हुआ, लेकिन यहाँ हमारे पास तिर्जा है जो उत्तरी साम्राज्य की पहली राजधानी थी, और फिर उन्होंने शहर को यहाँ सामरिया में थोड़ा स्थानांतरित कर दिया। सामरिया के दक्षिणी भाग में विशेष रूप से मिज्पा, बेथेल और शीलो जैसे स्थान हैं। उदाहरण के लिए पुराने नियम काल में बहुत महत्वपूर्ण रहे शहरों के एक अन्य समूह की बात करते हैं। फिर हम सामरिया से यहूदी पहाड़ियों की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ फिर से हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं। हमारे पास यरूशलेम है, और यरूशलेम से हम बेथलहम जाते हैं जो थोड़ा और दक्षिण में है, और यह यरूशलेम से बेथलहम तक की दूरी लगभग 7 मील है। और फिर बेतसुर, और फिर हेब्रोन और एन गेडी। अब एन गेडी मृत सागर के किनारे पर होगा, जैसे वहीं पर यह होना चाहिए। और फिर हम शेफेला में आते हैं जो केंद्रीय पहाड़ों और तटीय मैदान के बीच की निचली भूमि है। इस क्षेत्र में बहुत सारे किले थे, क्योंकि यहाँ पलिश्ती थे, यहाँ इज़राइल के लोग थे, और इसलिए एक दूसरे से सुरक्षा के लिए यहाँ बहुत सारे किले बनाए गए थे। हमारे पास एलोन की घाटी, सोरे की घाटी और एला की घाटी भी है, जैसे और भी कई घाटियाँ। अब एला की घाटी वह स्थान है जहाँ दाऊद ने गोलियत से युद्ध किया था, इसलिए शेफेला के इस क्षेत्र में अक्सर कई युद्ध लड़े गए। फिर हमारे पास नेगेव है, और हम नेगेव को विभाजित करते हैं। नेगेव दक्षिणी क्षेत्र है, और हम इसे पश्चिमी नेगेव और पूर्वी नेगेव में विभाजित करते हैं। उत्तरी नेगेव का प्रमुख भाग मुख्य रूप से लोएस LOES की परतों से ढका हुआ है। यह एक बहुत ही महीन, हवा से उड़ने वाली मिट्टी है। यदि इसे ठीक से खेती और सिंचित किया जाए तो यह समृद्ध होती है। इसलिए वे बीरशेवा के आसपास फसलें उगा सकते हैं अगर अच्छी वर्षा हो। जिकलाग भी इस क्षेत्र में है। जिकलाग वह शहर है जो दाऊद को दिया गया था। वह पश्चिमी नेगेव है, और फिर पूर्वी नेगेव में अरद शहर है जो यहाँ है, और होरमा जो एक शहर था जिसे निवासियों ने तब नष्ट कर दिया था जब इज़राइलियों ने भूमि में प्रवेश करने और निवासियों से लड़ने की कोशिश की थी। तटीय मैदान, मध्य पर्वत और तीसरी जॉर्डन रिफ्ट घाटी है। यह पवित्र भूमि का एक अनोखा पहलू है। ये उत्तर में ही हुला झील से शुरू होता है और गलील सागर तक जाता है, और जॉर्डन रिफ्ट ज्वालामुखी विस्फोटों का परिणाम है। यह रिफ्ट्स में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। यह दरार लेबनान के बेका लेबनान की घाटी से होकर इज़राइल के माध्यम से अफ्रीका के हृदय तक जाती है। सबसे पहले बेका है। और यह इस नक्शे से उत्तर की ओर है। और फिर आपके पास माउंट हर्मन है जो इस क्षेत्र में है। यह पवित्र भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है। और फिर आपके पास हुला घाटी है जो यहाँ है। और फिर जॉर्डन नदी, इसमें ज़ोर और घोर हैं। अब ज़ोर नदी के निचले हिस्से में एक छोटा क्षेत्र है। घोर GHOR चौड़ा है और ऊंचाई पर है। लेकिन वे दो तत्व वास्तव में जॉर्डन नदी के आधार का हिस्सा हैं। और फिर आपके पास यरमुख नदी है जो यहाँ आती है और ये यहाँ बहती है। जाविक नदी यहाँ है। जाविक नदी मोटी लाल बलुआ पत्थर की परत से ढकी हुई है
और फिर हम मृत सागर पर आते हैं। अब जेरिको इस क्षेत्र के मुख्य शहरों में से एक है। जब इज़राइलियों ने पहली बार इस भूमि में प्रवेश किया तो उन्होंने यरीहो शहर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इस क्षेत्र में जॉर्डन को पार किया और यरीहो शहर पर कब्जा कर लिया। और फिर आपके पास अर्नोन नदी और जेरेड नदी हैं। ये सहायक नदियां हैं जो मृत सागर में मिलती हैं। मृत सागर के पश्चिमी तट के ऊपर यहूदी रेगिस्तान जैसा कि सिनोनियन चूना पत्थर है और ये एक नरम चाक बनाता है जो आसानी से हल्के भूरे रंग की बंजर मिट्टी में कट जाता है। ये बहुत छिद्रपूर्ण है, ये जल्दी सूख जाता है और यात्रा के लिए उत्कृष्ट है। और आप पवित्र भूमि के कई पहाड़ों के आधार पर पाएंगे कि वहाँ यह सिनोनियन चाक है और यही यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अराबा क्षेत्र में स्थित है। रीड सागर का विस्तार है जो इस क्षेत्र के नीचे स्थित होगा और इलात की खाड़ी का भी समावेश है। जॉर्डन नदी समुद्र तल से नीचे है क्योंकि यह यहाँ होला घाटी में शुरू होती है और समुद्र तल से 600 फीट से थोड़ा अधिक नीचे जाती है। और फिर मृत सागर के उत्तरी छोर पर यह समुद्र तल से 300 फीट नीचे है और फिर यह धीरे धीरे ऊपर जाता है और फिर से गिरता है जब यह इलात की खाड़ी में प्रवेश करता है। वहाँ बाशान है और बाशान उस क्षेत्र का हिस्सा है जिसे इज़राइलियों ने 2 राजाओं से जीता था और यहीं पर 2.5 जनजातियाँ बसी थीं। यहाँ हॉर्न्स ऑफ हैटिन और हिल ऑफ मोरे हैं जो ज्वालामुखी हैं और यह उस ज्वालामुखी गतिविधि का एक हिस्सा है। बेसाल्ट चट्टानें यात्रा और कृषि के लिए गंभीर बाधा बनी हुई हैं। अब गिलाद इस क्षेत्र में पूर्व की ओर है और यहाँ याबेश गिलाद है और आपके पास दूरस्थ गिलाद भी है जो नक्शे से थोड़ा पूर्व की ओर है वास्तव में। और फिर मोआब है जो उसके दक्षिण में आता है जैसे कि, और हमारे पास मेदाबा है जो पहाड़ों में है। यहीं पर 6ठी शताब्दी का एक नक्शा मिला था, फर्श पर पवित्र भूमि का नक्शा, लेकिन हेशबोन और अरोर भी उसी क्षेत्र में हैं। और फिर मोआब के दक्षिण में एदोम है। एदोम के बारे में यह दिलचस्प बात है कि वहाँ की मिट्टी लाल है और लाल के लिए हिब्रू शब्द एदोम है और इस प्रकार इसका नाम मिट्टी से लिया गया है। अब इज़राइल या पवित्र भूमि में हमारे पास कई झीलें हैं। गलील सागर है जिसे अक्सर किन्नेरेत सागर भी कहा जाता है। किन्नरेट एक शहर है जो तट पर भी स्थित है। फिर सिद्दीम की घाटी में भी नमक का सागर या मृत सागर और फिर आपके पास एक मुख्य नदी है और वह है जॉर्डन नदी जो इस क्षेत्र से होकर गुजरती है और मृत सागर में समाप्त होती है। और फिर मिस्र की प्रसिद्ध धारा या वादी जो इस नक्शे के पश्चिम में है। और हमारे पास किशोन और यारकोन हैं जो महत्वपूर्ण हैं। और काना घाटी और जाविक नदी, यहाँ की सुंदरता अद्वितीय है। वे कुछ पानी को मृत सागर में जाने देंगे लेकिन बहुत अधिक नहीं। और फिर हमारे पास अर्नोन और जेरेड नदियाँ हैं। मृत सागर वास्तव में दिलचस्प है क्योंकि इसका कोई निकास नहीं है। पानी वाष्पित हो जाता है और इज़राइल के संदर्भ में यह एक बहुत ही नकारात्मक समुद्र बन गया है। वे मृत सागर से बहुत सारे खनिज निकालते हैं लेकिन यह इतनी तेज़ी से नीचे जा रहा है कि मृत सागर के किनारे की बहुत सी ज़मीन पर गड्ढे बन गए हैं
जिससे कोई व्यक्ति यहाँ से चलते हुए गड्ढे में गिर सकता है। यह बहुत खतरनाक है। खैर, यह मूल रूप से इज़राइल की भूमि का सारांश है। हमारे पास तटीय मैदान हैं, हमारे पास केंद्रीय पहाड़ियाँ हैं, हमारे पास जॉर्डन रिफ्ट घाटी है और हमारे पास ट्रांस जॉर्डन पठार है।